प्रणाम मित्रों। आज मैं बात करूंगा ओशो के आश्रमों और उनके जो ध्यान केंद्र है उनकी दिशा और दशा के ऊपर। जी हाँ, एक और आप भी देख रहे होंगे कि ओशो के आश्रम या ओशो के ध्यान केंद्र दिन प्रतिदिन खुल रहे हैं, नए नए आश्रम बन रहे हैं। वहीं ओशो के जो ध्यान शिविर है उनकी भी बाढ़ सी आई हुई है। मतलब जहाँ कहीं पहले बहुत कम शिविर होते थे, सालाना कुछ शिविर होते थे, अब तो हफ्तों में, महीनों में और एक ही शहर में कई कई ध्यान शिविर हो रहे हैं। अगर हम इसकी गणना करें या इसका हम पूरा हिसाब लगाएं तो आपको लगेगा वाकई ओशो का काम कितना फैल रहा है, ओशो के सन्यासी कितने बढ़ रहे हैं। हम वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं तो हमको वाकई लगता है कि हाँ, ओशो का काम फैल रहा है। पर क्या सच में ओशो का काम फैल रहा है? क्या अधिक शिविर होना, शिविरों का यूं कहे कि ज्यादा लोगों का उसमें पार्टिसिपेट करना, यही निशानी है कि ओशो का काम फैल रहा है और सही अर्थों में फैल रहा है? नहीं, क्योंकि यदि ओशो का काम सही अर्थों में फैल रहा होता तो आज जो ओशो के कुछ एक आध आश्रम को छोड़ दिया जाए, अधिकतर आश्रमों की जो हालत है, ध्यान केंद्रों की जो हालत है, वो बहुत शोचनीय है। आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत बड़ी तादाद में आश्रम सेंटर खुल रहे हैं और हम बहुत भाव के साथ खोलते हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं, मुझे बहुत लोग टकराते हैं, स्वामी हमें ओशो जगत के लिए कुछ करना है, हम जगह ढूंढ रहे हैं, हम सोच रहे हैं यहाँ पे ओशो का आश्रम खोल दें। और जिन्होंने खोल लिया है उनसे पूछिए, वो इस बात से दुखी हैं कि हमने बहुत मन से खोला तो था लेकिन आश्रम चल नहीं रहा। तो बहुत जद्दोजहद करके, कुछ मेहनत से लोगों ने 1 साल खींच लिया, 2 साल खींच लिया और कुछ खींचने के बाद या तो आश्रम बंद करना पड़ता है या उनको नुकसान उठाना पड़ता है, या तीसरा उस आश्रम में उनको कुछ ऐसी गतिविधियां, कॉमर्शियल एक्टिविटीज जोड़नी पड़ती हैं, जैसे उसको आम जनता के लिए खोल देना, उसको रिसोर्ट बना देना, उसमें ऐसी एक्टिविटीज कर देना जिससे उनको पैसे की अर्निंग भी हो। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरफ ओशो के सन्यासी बहुत रिच हैं, पैसे की कमी नहीं है, तो फिर क्या कारण है कि आश्रम खुलते हैं तो चलते नहीं, या उनको चलाना बहुत मुश्किल है, या उनको चलाने के लिए हमें गैर सन्यासी गतिविधियां भी करनी पड़ती हैं। तो इन सब के बारे में मैं बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप इस मुद्दे को गहराई से समझेंगे नहीं, तब तक हमारे ध्यान शिविरों की, सन्यासियों की, ओशो आश्रम की स्थिति नहीं सुधरेगी। इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो मेरा आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो मित्रों, जैसा मैंने कहा कि ये जो हकीकत है ओशो के आश्रमों के लेकर, तो खुल तो जाते हैं भाव में। मैं ये नहीं कह रहा कि ओशो के प्रेमी अधूरे मन से खोलते, नहीं, ये बात सच है कि बहुत प्यास है उनके मन में, वो चाहते हैं कि हम ओशो का काम को फैलाएं, दुनिया ओशो से जुड़े, ओशो को समझे और जिन लोगों को आश्रम में जाने की व्यवस्था नहीं, वो जा पाए। तो इसलिए बहुत सारे आश्रम खोले जा रहे हैं, शहरों में केंद्र खोले जा रहे हैं और बहुत सारे ध्यान शिविरों का आयोजन हो रहा है। लेकिन जब हम ध्यान शिविर बहुत सारे कर रहे हैं, ध्यान के आश्रम हम बहुत सारे खोल रहे हैं, तो उन्हें हमें चलाना भी पड़ता है। अब हमने एक आश्रम खोल लिया, अब प्रश्न उठता है वहां पे साल में कोई 1-2 कैंप तो होगा नहीं, हमें उस आश्रम को चलाने के लिए नियमित कैंप करने पड़ेंगे। नियमित कैंप का क्या मतलब हुआ? महीने में 1 नहीं, महीने में 1 सफिशिएंट नहीं है, हमको 4 या 3 या 2 कैंप मिनिमम करने ही चाहिए। तो अगर आश्रम चलाना है तो उसमें कैंप ज्यादा होने चाहिए, और कैंप ज्यादा तभी होंगे जब हमारे पास संचालक होंगे। तो क्योंकि हमारे पास जब अच्छे संचालक नहीं होंगे, तो जैसे ओशो कहते हैं कि जरूरत होती है तो चीजें पैदा हो जाती हैं, ये डिमांड और सप्लाई का एक तरीके से जरूरत है। तो अब बहुत सारे संचालक पैदा हो गए हैं, चाहे उन्हें ध्यान कराना आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, आश्रम खुद उन्हें लालच दे रहा है, या यूं कहे आयोजक उन्हें लालच दे रहे हैं, क्योंकि आश्रम को चलाना है। तो कहीं ना कहीं आश्रम को चलाने के लिए अब हमें नए नए ध्यान शिविर करने पड़ रहे हैं। ज्यादा ध्यान शिविर होंगे तो आश्रम चलेगा, आश्रम चलेगा तो कुछ अर्निंग होगी, तो आश्रम टिका रहेगा।
अब आश्रम चलेगा तो संचालक चाहिए, तो ध्यान में मिलावट भी हो रही है, ध्यान की गतिविधियों में मिलावट हो रही है, संचालक उतने अच्छे ध्यानी नहीं मिल रहे, तो कुछ ऐसी गतिविधियां आश्रमों में या यूं कहो कि ध्यान केंद्रों में हो रही हैं जिसमें आधी पिकनिक हो रही है, आधा डिस्को हो रहा है। माना कि ओशो, जोरबा और बुद्धा दोनों के पक्ष में थे, दोनों के संतुलन के पक्ष में थे, लेकिन क्योंकि आश्रम चलना चाहिए, फुटफॉल बना रहना चाहिए, हमारे वाले कैंप में ज्यादा भीड़ आनी चाहिए, ये भी कंपटीशन हो गया है। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, अपना आश्रम और सेंटर चलना चाहिए, इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा कैंप लगा रहे हैं, लेकिन हर कैंप में उतने लोग नहीं आते, क्योंकि अगर आप ज्यादा कैंप करेंगे तो आपका फुटफॉल या साधक 50-60 नहीं आएंगे, क्योंकि एक तो आप ही के शहर में कई सारे सेंटर खुल गए हैं या आश्रम खुल गए हैं या ध्यान शिविर लग रहे हैं, तो एक स्टेट में नहीं लग रहे, पूरे भारत में लग रहे हैं। तो पहले के साधक के लिए आसान था वहां पे ज्यादा तादाद में पहुंचना, क्योंकि कम सेंटर थे, कम आश्रम थे, कम ध्यान शिविरों का आयोजन होता था। अब आयोजन भी बहुत ज्यादा अधिक हो रहा है, तो जो साधक हैं वो बट गए हैं। तो कई बार किसी कैंप में बहुत मेहनत करने के बाद 18 लोग पहुंचते हैं, 20 लोग पहुंचते हैं। तो आज हालत ये है कि हम सोचते हैं कि 25-30 की अगर साधकों की उसमें काउंटिंग आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, जबकि ओशो जगत में ओशो सन्यासियों की, प्रेमियों की, मित्रों की कमी नहीं है। यदि अगर कैंप इस भीड़ की तादाद में नहीं हो तो अच्छा हो कि काफी अच्छे लोग, सधे हुए साधक या ध्यान के प्यासे साधक ही वहां पहुंचे। अब यहाँ पे कुछ लोग तर्क कहेंगे, भाई हमें तो खुश होना चाहिए कि शहरों में ही ध्यान शिविर हो रहे हैं या अपने ही शहर में आश्रम या केंद्र खुल गए हैं, इससे तो फायदा ही है। जो लोग दूर नहीं जा पाते थे, पैसा नहीं खर्च कर पाते थे दूसरे शहर में, अब उनके शहर में ही सब कुछ हो रहा है। नहीं, दूसरे अर्थों में अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे संचालक और साधक भी अजीब हो गया है, या यूं को चूजी हो गया है, क्योंकि साधक अपने शहर में कब तक जाएगा? वो खुद चाहता है कि भाई नहीं, अब उस शहर में जाया जाए, इस सेंटर को हमने देख लिया, अब दूसरे सेंटर में जाएंगे, उस रिसोर्ट में तो हम ध्यान शिविर ले चुके थे, अब हम किसी और उसमें जाएंगे, थोड़ा दूर घूमना भी हो जाएगा, पिकनिक भी हो जाएगी, नए मित्रों से मिलना भी हो जाएगा। तो वो खुद सफल करता रहता है, दूसरी जगह जाता है। तो ऐसे केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो संचालक है या यूं कहो जो आयोजक है, वो खुद अपने कैंप में अधिक से अधिक लोगों को बुलाना चाहता है। अब एक कंपटीशन हो जाता है। आपको जान के हंसी आएगी, हमारा केंद्र बिंदु शिविर और ओशो नहीं होते, हमारा केंद्र बिंदु फिर ये हो जाता है, मेरा वाला कैंप सक्सेसफुल होना चाहिए उसके कैंप से ज्यादा, या हम ये सोचते हैं उसके कैंप में कितने लोग आए, उसके में 30 आए, मेरे में 50 आए, हमारी होड़ प्रतियोगिता इस बारे में बन गई है, जो कि गलत बात है। क्योंकि हम इस बात पे सोचते हैं कि अगर ज्यादा लोग आएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो या यूं को हम सक्सेसफुल कैंप लीडर कहलाएंगे या आयोजक कहलाएंगे। तो सक्सेसफुल होने के पीछे हम अपने आश्रम को चलाना चाह रहे हैं, अपने ध्यान केंद्र को चलाना चाह रहे हैं, अपने कैंप को चलाना चाह रहे हैं, लेकिन सक्सेस इस बात से नहीं होती कि कितने लोग आए, प्रॉफिट कितना हुआ है, कितने लोग गए, कितने लोगों ने प्री बुकिंग कराई। लेकिन सच तो यही है कि ऐसा हो रहा है। एक और कड़वा सच देखिए कि यदि हमें ओशो से प्रेम हो तो हम इस बात पे जोर देंगे कि भाई ओशो का कैंप हो रहा है, चाहे संचालक कोई भी हो। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है, या तो हमारे शहर के हिसाब से हमारा ध्यान केंद्र बट गया है, हम आश्रम के हिसाब से बट गए हैं, या जिस हम तथाकथित अपने फैसिलिटेटर से बंध गए हैं या गुरु से बंध गए हैं, उसको ही हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। इसको आप ऐसे समझें, मान के चलिए पंजाब में 2 सन्यासियों को कैंप हो रहा है, एक एक्स सन्यासी, एक वाई सन्यासी। तो इधर क्या हक बनता है कि क्या दोनों मिलकर एक शिविर नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि दोनों का फुटफॉल एक तरफ आएगा 50, उसके 50, उसके कितना अच्छा लगेगा कि एक कैंप बड़ा कैंप हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कंपटीशन हो जाएगा। जो लोग ऑर्गेनाइजर एक्स स्वामी का कैंप लगा रहे हैं वो वाई स्वामी को प्रमोट नहीं करेंगे, और जो वाई स्वामी का कैंप लगा रहे हैं वो एक्स स्वामी का एड
प्रमोट नहीं करेंगे। ये शर्मनाक बात नहीं है। तो इसका मतलब कितनी हैरानी की बात है कि आप अपने फेसबुक में, अपने यूट्यूब में, या यूं कहे अपने चैनल में, अपने सोशल मीडिया में दूसरे स्वामी का, दूसरी माँ का ऐड तक प्रमोट नहीं करते, जबकि हमें उनसे कोई कोफ्त नहीं होनी चाहिए, हमें कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम इनडायरेक्टली ओशो से नहीं कहते, तो हम जरूर हम ओशो के लिए कर रहे हैं, लेकिन ओशो के लिए नहीं कर रहे। तो ये ओशो के लिए कर रहे हो तो आपको ये सोचना चाहिए। फिर क्यों मेरे पास इतनी शिकायतें आती हैं? बहुत लोग कहते हैं स्वामी जी हमारा ये कैंप लॉस में रहा, तो कभी कोई कहता है कि स्वामी जी आश्रम हमने खोला तो था लेकिन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, आपको क्या बताएं कितनी मुश्किल हो रही है। तो कभी कभी मैं कहता हूँ आश्रम में ये गतिविधियां क्यों हो रही हैं, तो आप लोग कहते हैं खाली कैंप से स्वामी जी आश्रम नहीं चल सकता, इसलिए हमने थोड़ा इसको रिसोर्ट बना दिया, कभी हमने रेंट पे दे दिया, तो कभी पिकनिक स्पॉट बन गया, तो हम लोगों को कुछ कमरे यहाँ पे रेंट पे भी देते हैं। ये सारी गतिविधियां हम इसलिए करते हैं क्योंकि लॉस में जाना है। तो लॉस में जाने का कारण यही सब कुछ है कि हम भेड़ चाल में खोले चले जा रहे हैं, आश्रम और शिविर पे शिविर लिए जा रहे हैं, क्वालिटी गिरती जा रही है, क्योंकि जिस चीज की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उसकी क्वालिटी गिरती चली जाएगी, और वही आज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मित्र ऐसा करते हैं कि अपने अपने संचालक को प्रमोट करते हैं। आप खुद सोच के देखिए, आपको खुद अजीब नहीं लगता कि मान के चलिए, मैं एक नाम लेके भी कह दूं, मान के चलिए एक ऑर्गेनाइजर है जो स्वामी चैतन्य कीर्ति का कैंप लगवाना चाहता है, और एक ऑर्गेनाइजर है मान के चलिए वो शैलेंद्र सरस्वती जी कैंप लगाना चाहता है। बेशक दोनों ऑर्गेनाइजर दोनों स्वामियों को प्रेम करते हैं, लेकिन जो जिसका कैंप लगा रहा है वो उसको प्रमोट करेगा, वो दूसरे को नहीं करेगा उस वक्त, और जो उसको प्रमोट करेगा वो उसको नहीं करेगा, चाहे वो उसके पेरिफेरी में आता हो। मान के चलिए पंजाब के मित्र शैलेंद्र जी के पास भी हैं, और रोहतक या हरियाणा के मित्र चैतन्य जी के पास भी हैं, उनके लोगों के पास हैं। तो उनके जो लोग हैं, मैं इन स्वामियों की बात नहीं कर रहा, उनके जो फैन फॉलोइंग है या उनके जो प्रेम करने वाले लोग हैं, वो उस दूसरे सन्यासी का एड प्रमोट नहीं करते। वो नहीं चाहते कि उनका कैंप में फुटफॉल ज्यादा आए, जबकि एक ही शहर में लग रहा है। तो ये बहुत सोचनीय बात है और शर्मिंदगी की बात है कि आप खुद सोचिए कि आप ओशो से प्यार करते हैं कि नहीं करते। सॉरी टू से मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो श्री श्री रविशंकर से जुड़े हैं, तो दिल्ली में जब उनका कोई सेशन लगता है, कोई कैंप लगता है, तो सब एक हो जाते हैं। माना कि उनका भी फैसिलिटेटर कोई आ रहा होता है, वो रविशंकर जी नहीं आ रहे होते, लेकिन सब लोग प्रमोट करने में लग जाते हैं, ये कैंप हो रहा है, ये कैंप हो रहा है। तो सब इनडायरेक्टली वो आर्ट ऑफ लिविंग के लिए कर रहे हैं, रविशंकर के लिए कर रहे हैं, वो किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। और वो प्रमोट करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि नहीं मैं इसको प्रमोट करूंगा, इस फैसिलिटेटर को, तो फैसिलिटेटर फेमस हो जाएगा, ये फैसिलिटेटर फेमस हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। नहीं, फैसिलिटेटर किसी भी क्षेत्र से आ रहा हो, अगर वो एक प्रोग्राम कर रहा है तो उस शहर के ही नहीं, उस बाकी शहर के लोग भी उस सेशन को, उस कैंप को प्रमोट करने में एकजुट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और उसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है। लेकिन ओशो जगत में ऐसा नहीं हो रहा। ओशो जगत में लगता है जो अगर मैं ऑर्गेनाइजर हूं तो मेरा कैंप अच्छा होना चाहिए, मैं संचालक हूं तो मेरे में भीड़ होनी चाहिए, मैं आश्रम का ओनर हूं तो मेरे आश्रम में फुटफॉल आना चाहिए और बहुत भीड़ आनी चाहिए। ये हो रहा है। तो इस बात पे एक बार आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा वाकई जो दिशा है और जो दशा है ओशो के आश्रमों की, सन्यासियों की और शिविरों की, वो किस ओर जा रही है। यहाँ पर मैं एक बात और कह दूं, आज एक होड़ और लग गई है। बड़े बड़े शिविर संचालक चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा महाकुंभ लगाऊं या एक ऐसा ध्यान शिविर हूं जिसमें 1000 लोग आए, 500 लोग आए, और मैं दिखा दूं कि देखिए मेरे वाले कैंप में कितनी भीड़ इकट्ठी हुई। मुझे समझ नहीं आता ये कंपटीशन भी क्यों, कि मेरे में ज्यादा क्यों आ रहे हैं, या मैं ऐसा प्रमोट करूं अपने कैंप को सबको मिलाकर कि लोग दुनिया देखे कि देखो इसमें कितने लोग आए। हाँ, ये अच्छी मंशा है कि आप ओशो के काम को फैलाना चाहते हैं, बट ये तरीका ठीक नहीं है कि आप अपने
कैंप में भीड़ लगा के दिखाना चाहते हैं। ओशो के जो बेसिक फंक्शंस थे, या जिसे हम कहते हैं महोत्सव होते हैं, जो जैसे ओशो का बर्थडे हो गया, डेथ डे हो गया, महापरिनिर्वाण दिवस हो गया, गुरु पूर्णिमा हो गई, क्या हम सबको इकट्ठे मिलकर नहीं मनाना चाहिए? इसका अगेन फिर वही तर्क देंगे कि भाई अब तो शहरों में खुल गया तो आसान है, जो मित्र दूर नहीं जा सकते। ठीक है, ये छोटे छोटे शिविरों के लिए ठीक है, लेकिन आप सोचिए, ठीक है 50 ना सही 5-6 बड़े बड़े प्रोग्राम तो किए जा सकते हैं ताकि इकट्ठे लोग मित्र आए। क्योंकि मैं से भीड़ नहीं कह रहा, मैं साधक कह रहा हूं। जब साधक बहुत तादाद में पहुंचता है तो ऊर्जा भी एक अलग टाइप की बनती है, और फिर हमको महसूस होता है, जब वीडियोस आती लगता है कि वहां ओशो के प्रेमी भी हैं, और बाकी जगत को भी दिखता है कि हाँ भाई ओशो के प्रेमी कितनी बड़ी तादाद में हैं। तो एक तौर पे सब दिखाना चाहते हैं। मुझे बहुत लोग कहते हैं स्वामी जी मैं चाहता हूं 1000 लोग को इकट्ठा करूं, मैं चाहता हूं एक ऐसा महाकुंभ लगा दूं। अरे आप एक ओशो का बर्थडे मिलके क्यों नहीं बना लेते? आप एक गुरु पूर्णिमा को मिलके क्यों नहीं बना लेते? लेकिन नहीं, ऐसा आप करते ही नहीं है। आपको लगता है मेरा आश्रम फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, मेरा कैंप फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, देखो उसके में कितने लोग आए। ये चीज नहीं होनी चाहिए। कम से कम मेरा अपने ओशो प्रेमियों से निवेदन है, अनुरोध है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि बेसिक फंक्शंस को या अपने महोत्सवों को मिलकर मनाएं, ताकि एक ऊर्जा पैदा हो सके, और जो आपके अलग अलग वो है वो एक उदाहरण बन सके। मैं आपको एक अंतिम बात और कहना चाहूं, आप ध्यान से सुनिएगा और खुद फैसला कीजिएगा कि वाकई दिशा और दशा कितनी शोचनीय हो गई है। मेरे पास आपको मैं सच बताऊं, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, ओशो के लवर्स, रिच पीपल आते हैं। वो मुझे कहते हैं कि स्वामी जी मेरे वहां ये फार्म हाउस खाली पड़ा है, मैं चाहता हूं इसको आप संभालिए, ओशो के आश्रम में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो कभी कोई कहता है स्वामी जी मेरा बैंक्वेट हॉल है, मैं चाहता हूं इसको आप देखिए या इसको ओशो के आश्रम में कन्वर्ट कीजिए। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं मान के चलिए शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, गुप्ता जी हैं, मतलब XYZ मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं। अब फिर वही बात आती है, एक अकेला इंसान कह रहा है, हर कोई मुझे ही कहता है मैं ओशो के लिए काम करना चाहता हूं, मैं मरने से पहले ओशो को एक आश्रम देना चाहता हूं, ओशो जगत को एक आश्रम देना चाहता हूं, ओशो के प्रेमियों के लिए एक आश्रम देना चाहता हूं। आप भी कहेंगे स्वामी जी तो कितनी अच्छी बात है, इंसान के पास इतना पैसा है वो आश्रम के लिए सोच रहा है। लेकिन नहीं, आपको जान के ताज्जुब होगा, आप खुद चाहें तो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, जब मैं इनको कहता हूं कि आप अकेले कर रहे हैं, अकेले से नहीं होगा, वो बात भी कहते हैं ठीक है। तो जब मैं कहूं कि तुम खुद कह रहे हो कि मैं ओशो के लिए करना चाहता हूं, ओशो जगत के लिए करना चाहता हूं, मुझे अपना नाम नहीं चाहिए। सब मुझे ही कहते हैं मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, हमें तो ओशो जगत के लिए करना है। अगर यही बात है तो मैं कहता हूं तुम मिलियनर हो, तुम मिलियनर हो, तुम मिलियनर हो, तुम 3 इतने करोड़पति लोग हो, तुम तीनों मिलके एक आश्रम क्यों नहीं खोल देते? तो चुप हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? वो कहने को कहते हैं कि हम ओशो के लिए करना चाह रहे हैं, ओशो जगत के लिए करना चाह रहे हैं, नहीं, वो इनडायरेक्टली चाहते हैं कि कल को ये हो कि फलाने ने आश्रम बनाया, ये फलाने ने आश्रम बनाया, ओशो जगत को इसने दिया, इसका आश्रम ज्यादा अच्छा था। इस बात को मैं सच बता रहा हूं, मेरे जीवन में मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो ऑफर करते हैं। अब एक इंसान से आश्रम नहीं चल सकता और इतने सस्ते में आश्रम नहीं बन सकता। यही कारण है कि बहुत सारे लोग भाव में आके अपनी जमीन को, अपने आश्रम, अपने रिसोर्ट को आश्रम में बदल रहे हैं, बैंक्वेट हॉल को बदल रहे हैं, फिर उनसे चल नहीं रहा। तो मेरा ऐसे मित्रों से निवेदन है, कोई सूरत बैठा है, कोई गुजरात बैठा है, कोई हिसार बैठा है, ओशो के प्रेमियों की, धनाढ्यों की कोई कमी नहीं है। तो वो सब अगर एक हो जाएं तो क्यों नहीं एक सुंदर आश्रम बना लेते जिसमें वो सारे सुख सुविधाएं हो जैसे ओशो चाहते थे। नहीं, वो एक नहीं होना चाहते और कहते क्या है, हम ओशो जगत के लिए खोलना चाहते हैं। नहीं, वो ओशो जगत के लिए नहीं खोलना चाहते, वो अपने लिए खोलना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं। बस मुंह पे ही कहते हैं कि हमें अपना नाम नहीं चाहिए, हम तो ओशो के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे खुला प्रस्ताव कहता हूँ, यदि आप इतने पैसे वाले हैं और आप अपना नाम नहीं चाहते, ओशो के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं एक हो जाते? चंडीगढ़ वाले, जयपुर वाले, राजस्थान वाले, जो भी लोग हैं, अरबपति लोग, करोड़पति लोग, ये तीनों मिलके जो अपना अपना चाहते हैं, या 8-10 लोग 10 आश्रम चाहते हैं, एक होइए, एक आश्रम करें।
तो ये सबसे बड़ा कारण है। अब आप खुद देख लीजिए ओशो को कितना प्रेम किया जा रहा है, खुद को प्रेम कितना किया जा रहा है। आप ओशो को फैलाना चाह रहे हैं या अपने नाम को फैलाना चाह रहे हैं? आप संचालक बन के, गुरु बन के पूजना चाह रहे हैं या आयोजक बन के अपने आप को एक अच्छा ऑर्गेनाइजर बनाना चाहते हैं, अपने कैंप को एक अच्छा सफल कैंप बनाना चाहते हैं? सारी तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है। यही कारण है कि आज ओशो के आश्रम खुल तो रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद में कैंप्स तो हो रहे हैं, लेकिन क्वालिटी उनकी गिर गई है। वो चल नहीं पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पा रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में चलाने के लिए हमें लोगों को फिर अपने ध्यान शिविरों में मिलावट करनी पड़ रही है या फिर अपने आश्रम में मिलावट करनी पड़ रही है। और फिर हम शिकायत करते हैं ओशो का काम खराब हो रहा है, ओशो के आश्रम में चीजें गलत हो रही हैं, कैंप में कुछ का कुछ हो रहा है, क्योंकि आप दौड़ में लगे हैं, भीड़ की दौड़ में लगे हैं, प्रतियोगिता में लगे हैं। और जब प्रतियोगिता करते हैं तो हम ये नहीं सोचते सही क्या है, गलत क्या है, मुझे उससे आगे निकलना है, उसको मुझसे आगे निकलना है, मेरा आश्रम मुझसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए, मेरा आश्रम मुझसे ज्यादा चलना चाहिए, मेरे कैंप में ज्यादा लोग आने चाहिए, उसके कैंप में कम लोग आने चाहिए, मैं सफल संचालक हूं, मैं सफल आयोजक हूं। पिक्चर साफ क्लियर है। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको वाकई आज जो भी ओशो जगत में आश्रम की, ध्यान शिविरों की ये जो हालत हो रही है, दिशा और दशा है, वो पता चला होगा, उस पर आपकी एक नजर गई होगी। और यदि आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो इस बारे में सोचिए और एक होकर सकारात्मक रूप से कुछ कार्य करें, ताकि ओशो जगत की सकारात्मक छवि ऊपर आ सके, ओशो के सन्यासियों की और ओशो की जो छवि है वो घर घर जन जन तक उस तरीके से पहुंचे जैसी शुद्धता से पहुंचनी चाहिए, और हम फक्र कर सके ओशो सन्यासी होने का, ओशो के आश्रम में रहने वाले लोगों का होने का, और ओशो के ध्यान संचालक या ऑर्गेनाइजर होने का। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।